नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, राजस्थान सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की पुस्तिका पर। ये किताबें 6 से 10 की राजस्थान अध्ययन की किताबें देखने में ज़रूर छोटी है, लेकिन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जहां राजस्थान अध्ययन का नाम चल रहा है वहां ये सभी पुस्तकें चयन का आधार स्थापित करती हैं। ये आसान से दिखने वाले प्रश्न हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में गलत साबित होते हैं। आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं जो कक्षा 6 के अंदर लिखे हुए, और ये प्रश्न मुझे आशा है कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में, भले वो रीट मेंस हो, पीटीए की परीक्षा हो, कंप्यूटर अनुदेशक हो, अन्य समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं हों जहां राजस्थान अध्ययन का जिक्र किया गया है, वहां आपके चयन का आधार बनेगी। मैं मुख्य आपके समक्ष 100 प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं व्याख्या सहित, और ज़रूर ये प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, आपके चयन का आधार बनेंगे। ईश्वर से यही आशा है कि आपका चयन हो और ये प्रश्न आपके चयन का आधार बने। साथियों, मैं चर्चा कर रहा हूँ पहले अध्याय पर। क्लास 6 के पहला अध्याय है राजस्थान एक परिचय। इसके अंदर मुख्य प्रश्न है पहला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। पहला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो याद रखिएगा राजस्थान। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? किसी भी बंद आकृति द्वारा घेरा गया तल उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो भारत के क्षेत्रफल की तुलना में चर्चा करें तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितने प्रतिशत है? तो याद रखिएगा 10.41%। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितने प्रतिशत भाग है? 10.41% भाग है। राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तरी पश्चिमी भाग के अंदर। जब हम भारत के मानचित्र पर चर्चा करते हैं, भारत के मानचित्र के अंदर हम देखेंगे कि राजस्थान किस भाग के अंदर है, तो राजस्थान इस भाग के अंदर है। ये भाग कौन सा है? किसी भी मानचित्र की जो ऊपरी दिशा होती है वो उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और यहाँ पश्चिम, तो राजस्थान इस भाग के अंदर स्थित है। तो राजस्थान की स्थिति क्या बनेगी? उत्तरी पश्चिमी भाग में। राजस्थान भारत के मानचित्र के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। आगे का प्रश्न है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 से लेकर 30 डिग्री 12 राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। आगे प्रश्न है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो याद रखिएगा साथियों, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 से लेकर 78 डिग्री 17 है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? देखिए साथियों, जब हम राजस्थान अध्ययन के मानचित्र पर चर्चा कर रहे हैं तो मानचित्र हम देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण का मतलब क्या है, ये लंबाई कितनी, और पूर्व से पश्चिम का मतलब क्या है, ये चौड़ाई कितनी है। तो याद रखिएगा राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। मैंने आपके सामने एक इनबॉक्स के अंदर कुछ प्रश्न रखे हैं। ये प्रश्न पुराने आंकड़ों के अनुसार है। राम लुबाया समिति की रिपोर्ट के बाद राजस्थान में जिलों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्तमान में 41 जिले संचालित हैं। ये आंकड़े पुराने जिलों के अनुसार हैं। कौन सा जिला सबसे बड़ा, कौन सा सबसे छोटा है, कौन से संभाग के अंदर कौन से जिले हैं, आपको नए अपडेट जो प्रश्न है उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी तक एग्जामिनर इन प्रश्नों के आधार पर प्रश्न नहीं पूछ रहा कि कौन से जिले के स्थिति में परिवर्तन हुआ, कौन से में बदलाव हुआ। नए जिलों की हमें जानकारी अवश्य होनी चाहिए। आगे प्रश्न है राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? जब हम चर्चा करते हैं राजस्थान के मानचित्र पर तो राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो उत्तर है हमारा 5 राज्यों के साथ। हम देखेंगे कि फिर पंजाब के बाद हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, फिर एमपी यानी मध्य प्रदेश, और ये सीमा लगती है गुजरात के साथ। देखो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात करें ना हम, तो राजस्थान की ये जो सारी सीमा है ना, ये 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान की कुल जो स्थलीय सीमा है वो 5,920 है किलोमीटर। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पंजाब हरियाणा, यहाँ पंजाब, यहाँ हरियाणा, यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ गुजरात, तो ये सीमा क्या है? ये सीमा
साथियों याद रखिएगा, इसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत की पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जो कि 1070 किलोमीटर में। अगर आपको पूछे राजस्थान की कुल लंबाई कितनी है तो 5920 किलोमीटर। इस 5920 किलोमीटर के अंदर आपकी राजस्थान की 4850 किलोमीटर सीमा तो विभिन्न राज्यों के साथ लग रही है, जबकि 1070 किलोमीटर है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। राज्यों के साथ सबसे अधिक सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है, जबकि सबसे छोटी सीमा है वो लगती है पंजाब के साथ। पंजाब के साथ लगभग 89 किलोमीटर, जबकि आपकी मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। और जो राजस्थान की सीमा किसी देश से लगती है तो वो लगती है पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान की सीमा किस नाम से जाना जाती है? देखो सर, सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में इस सीमा का निर्धारण किया गया था, तो इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। साथियों याद रखिएगा, आपको अगर पूछी जाए कि राजस्थान की कितने अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ सीमा लगती है तो एक, वो लगती है पाकिस्तान के साथ। जबकि वही नाम आपको पूछे कितने अंतर्राज्यों के साथ, जब अंतर्राज्य का मतलब आएगा ना, तो मान लो वो आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राज्यों की चर्चा कर रहा है। राज्यों में हमें 5 बताने, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछे तो वो एक ही है, पंजाब से। राष्ट्र का मतलब कोई देश, देश से एक पाकिस्तान के साथ सीमा लग रही है, बाकी शेष जो 5 सीमाएं लग रही है वो राज्यों के साथ है, जिसे अंतर्राज्य सीमा के नाम से जाना जाता है, जो कि 4850 किलोमीटर। जबकि रेड क्लिफ रेखा जो पाकिस्तान के साथ लगती है वो है 1070 किलोमीटर। और इन सारी सीमा को मिला लिया जाए तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी बनती है? 5920 किलोमीटर बनती है। ये पहले पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन पे मैंने चर्चा करी। एक दो प्रश्न में और भी चर्चा करता हूँ राजस्थान की, कि राजस्थान की आकृति किस समान है? राजस्थान की आकृति पतंगाकार है। राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। देखो, पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार राजस्थान की आकृति को टी.एच. हेंडले ने कहा था। किसने कहा था? टी.एच. हेंडले। किसने कहा था कि राजस्थान की आकृति पतंगाकार है? तो याद रखिएगा, टी.एच. हेंडले। उस व्यक्ति का नाम क्या था? टी.एच. हेंडले, जिसने राजस्थान की आकृति कैसी बताई थी? पतंगाकार या आपकी विषम चतुर्भुजाकार आकृति बताई थी। पहले पार्ट के ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। अब चर्चा कर रहा हूँ मैं पार्ट नंबर 2 पर, राजस्थान का इतिहास। इतिहास का मतलब क्या है कि अतीत में घटित वे घटनाएं जिनके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हों उन्हें इतिहास कहा जाता है। राजस्थान एकीकरण के बाद 7 चरणों से आप 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान का निर्माण होता है। उससे पहले राजस्थान विभिन्न रियासतों में विभाजित था। उससे पहले का इतिहास ले तो राजस्थान जनपदों में विभाजित था। राजस्थान में अलग अलग जो भूमि है वो अलग अलग जनपदों के अधीन थी। उसी कड़ी में हम चर्चा कर रहे हैं जनपद एवं अंचल की व्यवस्था पर, जो इतिहास का एक बिंदु है कि प्राचीन राजस्थान के समय राजस्थान विभक्त था। प्राचीन समय में राजस्थान किस में विभक्त था? जनपदों में। आज उसके बाद रियासतों में विभक्त हुआ, फिर वर्तमान में जिलों का जो रूप है वो जनपद का ही एक भाग है। राजस्थान के किस भाग को मरु प्रदेश कहा जाता है? मरु प्रदेश राजस्थान में बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर व बाड़मेर क्षेत्र को मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कहाँ ये जानकारी मिलती है कि राजस्थान का बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर मरु प्रदेश था? तो यह जानकारी हमें, देखो 4 वेद हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन वेदों में सबसे जो प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसमें भी कहा गया है कि एक भूमि थी राजपूताना के अंदर जो मरु प्रदेश के नाम से जानी जाती थी। इसके अतिरिक्त रामायण, चरक की संहिता और महाभारत कालीन जो भी साक्ष्य हैं वहाँ भी मरु प्रदेश की जानकारी मिलती है। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? तो मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। जंगल प्रदेश के अंदर कौन सा क्षेत्र आता था? हम मैं जनपदों पे चर्चा कर रहा हूँ, मरु प्रदेश पे चर्चा करिए अपने। जैसे आगे है जंगल प्रदेश, तो जो वर्तमान का बीकानेर है ना, बीकानेर, नागौर और जोधपुर का जो कुछ क्षेत्र है वो जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। देखो, जंगल प्रदेश की राजधानी थी, तो जंगल प्रदेश की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? नागौर कहा जाता है। अहिच्छत्रपुर जो है उसे वर्तमान में नागौर जिले के नाम से जाना जाता है। यादव वंश के बलराम और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे? तो याद रखिएगा, जंगल प्रदेश से गुजरे थे।
कौन से जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो मत्स्य जनपद है एक, उसका उल्लेख भी कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के अंदर मिलता है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा साथियों, मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, जो आगे बेराट और वर्तमान जयपुर का जो आंशिक भाग है वही विराटनगर था। महाभारत काल में इस जो मत्स्य जनपद था इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। आगे चलिए, मत्स्य जनपद वर्तमान किस जिले में आता है? तो मत्स्य जो जनपद है वो वर्तमान में अलवर और जयपुर के मध्य भाग को कहा जाता है। आगे का ये प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, किस जनपद का वर्णन चीनी यात्री के द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, चीनी यात्री युआन चांग के द्वारा मत्स्य जनपद का वर्णन किया गया था। युआन चांग के द्वारा किस जनपद का जिक्र किया गया था? तो याद रखिएगा, मत्स्य जनपद का जिक्र किया गया था। युआन चांग के द्वारा किस जनपद का उल्लेख किया गया था? मत्स्य जनपद का उल्लेख किया गया था। राजस्थान का भरतपुर, धौलपुर और करौली का भूभाग किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा कि राजस्थान का भरतपुर, धौलपुर, करौली का भूभाग है वो सूरसेन जनपद के नाम से जाना जाता है। सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। किस यूनानी लेखक ने सूरसेन का उल्लेख किया है? किस यूनानी लेखक ने यह उल्लेख किया है कि सूरसेन नाम का एक जनपद राजपुताना के अंदर था? तो याद रखिए, यूनानी लेखक सिकंदर ने। कौन सी प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश की जानकारी मिलती है? देखो, प्रशस्ति का मतलब क्या है? राजा महाराजाओं की प्रशंसा में जो अभिलेख लिखे जाते थे उनको प्रशस्ति कहा जाता था। तो कौन सी ऐसी प्रशस्ति थी जहां उल्लेख किया गया है कि सूरसेन नामक का एक राजवंश था? तो याद रखिएगा, बयाना प्रशस्ति के अंदर। कौन सी प्रशस्ति में ये चर्चा की गई है? तो बयाना प्रशस्ति में इस बात की चर्चा की गई है कि सूरसेन नाम का भी एक जनपद राजवंश था। सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब में कौन सी जातियां राजस्थान में आकर बस गई थी? तो याद रखिएगा, मालव, शिवी और अर्जुनाइन ऐसी जातियां थी जो कि सिकंदर के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में आकर बस गई थी। वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र पर सीवी जाति का आधिपत्य स्थापित था? तो वर्तमान के राजस्थान का ऐसा कौन सा भाग था जहां सीवी जाति की अधिकता थी? तो याद रखिएगा, उदयपुर का पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर का जो क्षेत्र है, उदयपुर का पूर्वी, पश्चिमी जो उत्तर का क्षेत्र है वहाँ सीवी जनपद जाति का आधिपत्य था। इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो उदयपुर का पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी जो क्षेत्र है उसे सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका या मध्यमिका भी इसे कहा जाता है। मध्यमिका के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो याद रखिएगा, मध्यमिका के अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी गांव से प्राप्त हुए। प्रश्न आ जाए कि एक सीवी जनपद की, पहला तो प्रश्न ये कि सीवी जनपद की राजधानी कौन सी है? सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी। मध्यमिका के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो चित्तौड़गढ़ का एक गांव है नगरी, वहां से इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो चित्तौड़गढ़ का जो भाग है इसे मेदपाट या प्रागवाट के नाम से जाना जाता है, जिसे बाद में मेवाड़ का नाम भी दिया गया, उसे मेदपाट या प्रागवाट के नाम से जाना जाता है। आगे जो प्रश्न है, राजस्थान का भरतपुर अलवर क्षेत्र किस जाति के आधिपत्य का स्थापित किया गया था? तो राजस्थान में जो भरतपुर अलवर का क्षेत्र है वो अर्जुनाइन जाति के अधीन क्षेत्र था। अर्जुनाइन जाति के अधीन क्षेत्र था। मालवों की शक्ति का केंद्र कौन सा था? तो मालवों की जो शक्ति का केंद्र है वो नगरी टोंक था। मालवों की शक्ति का केंद्र नगरी टोंक था। ये टोंक जाकर आगे अब जो राजस्थान की 19 रियासतें बनेगी उनमें से एकमात्र मुस्लिम रियासत भी होगी। याद रखिएगा, एक एक्स्ट्रा बिंदु है ये कि टोंक राजस्थान की 19 रियासतों, 3 ठिकाने व केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश में से एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। मालवों की विजय का यूप अभिलेख कहाँ स्थित है? तो नांद साहेब भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ ये उल्लेख किया गया कि मालवों ने ये युद्ध जीते थे, यानी यूप अभिलेख कहाँ स्थापित किया गया है? तो नांद साहेब भीलवाड़ा के अंदर वह मालवों की विजय का यूप अभिलेख स्थित है। किस आक्रमण से जनपद व्यवस्था नष्ट हो गई थी? देखो, कहा जाता है कि उत्तर भारत के अंदर 5वीं शताब्दी के अंदर या 5वीं सदी के अंदर हुण आक्रमण होता है। कौन सा आक्रमण होता है? हुण आक्रमण होता है। उसके बाद राजस्थान के अंदर जो वर्तमान का राजस्थान है इसके अंदर जो आपकी जनपदीय व्यवस्था थी वो क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। जनपदों के पतन का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वृहद संहिता नामक जो ग्रंथ है उसमें जनपदों के पतन का भी उल्लेख मिलता है। जनपद की समाप्ति के बाद ये क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने गए, जैसे कि मेवाड़,
बागड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात, ये अलग अलग भागों में विभक्त हो गए। प्राचीन शिवी जनपद का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? मैंने बताया आपको कि उदयपुर का दक्षिणी पूर्वी उत्तरी जो भाग है वो शिवी जनपद था, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी। तो वो भाग आगे जाकर मेवाड़ बन गया। वो भाग आगे जाकर क्या बन गया? मेवाड़ बन गया। मेवाड़ की कुल कितनी राजधानियां रही हैं? तो याद रखिएगा 7। कंपटीशन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेवाड़ की कितनी राजधानियां रही हैं। मेवाड़ की 7 राजधानियां रही हैं, जिसमें नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड और उदयपुर। मेवाड़ की कितनी राजधानियां रही हैं? 7 राजधानियां रही है। राजस्थान के कितने क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं? राजस्थान के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो वागड़ या बागड़ के नाम से जाने जाते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? वागड़ प्रदेश कहा जाता है। याद रखिएगा आप, व और बै में उलझिए ना। बागड़ अलग है और वागड़ अलग है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पिलानी के पास नरहट क्षेत्र को कहा जाता है। पिलानी के पास नरहट के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वागड़ कहा जाता है। मरु प्रदेश को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया कि आपके बीकानेर बाढ़ में जोधपुर जो क्षेत्र है वो मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये मरु प्रदेश है। उसके बाद मारवाड़ के नाम से जाना गया। उसके बाद किस नाम से जाना गया? मारवाड़ प्रदेश के नाम से जाना गया। मंडोर पर 7वीं शताब्दी में किसका शासन था? मंडोर जो कि जोधपुर में था, वहां 7वीं शताब्दी के अंदर किसका शासन था? तो गुर्जर प्रतिहार शासकों का वहां शासन था। कोटा बूंदी का जो भाग है वो किस नाम से जाना गया? तो कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये जो क्षेत्र है ये हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। देखो, कोटा बूंदी पर प्राचीन काल में किस जनजाति का शासन था? तो मीणा जनजाति का शासन था। बूंदी का नामकरण किस पे हुआ? किसके नाम पर बूंदी जिले का नाम बूंदी रखा गया? तो बुंदा मीणा नाम के व्यक्ति पर इसका नाम क्या रखा गया? बूंदी रखा गया। जयपुर के आसपास के भाग को क्या कहा जाता है? जयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है उसे ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ढूंढाड़ नाम से जाना जाता है। कछुआ वंश से पहले यहाँ किसका शासन था? कछुआ जो वंश है उससे पहले मीणा और बड़ गुजरों का ढूंढाड़ पे शासन था। अलवर भरतपुर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ बोली जाने वाली जो मुख्य भाषा है वो मेवाती है। अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है वो मेवात के नाम से जाना जाता है और यहाँ मेवाती बोली जाती है। मेव जाति की अधिकता होने के कारण इस भाग का क्या नाम पड़ा? मेवात पड़ा था। मेव जाति की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? मेवात पड़ा। मेव जाति का प्रसिद्ध नायक कौन था? मेव जाति का प्रसिद्ध नायक था वो था हसन खां मेवाती, जो कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की भी सहायता करता है। हसन खां मेवाती किस युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा? तो याद रखिए, खानवा के युद्ध में हसन खां मेवाती जो मेवातियों का प्रसिद्ध सेना नायक था, इसने राणा सांगा का साथ दिया था। आगे है, प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? प्रतापगढ़ को कंठल के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ को कंठल के नाम से जाना जाता है। झालावाड़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो मालवा के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो चूरू, सीकर, झुंझुनू। चूरू, सीकर, झुंझुनू आपका शेखावाटी के नाम से जाने जाते हैं। ब्यावर और अजमेर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र है वो आपका मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। साथियों, आपको पता है कि आगे जाकर जब राजस्थान का एकीकरण होता है उस समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने, कुशलगढ़, लावा, निमराना और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा बनता है। उसके नाम के आगे मेरवाड़ा लगा, वो यही क्षेत्र था। ब्यावर और अजमेर के क्षेत्र को मेरवाड़ा कहा जाता है, जो राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था। तो साथियों, मैंने लगभग आपके 70-75 प्रश्नों पे चर्चा करी। व्याख्या सहित लगभग 100 प्रश्नों पे हमारी चर्चा हुई है। ये प्रश्न आने वाली रीट मेंस की परीक्षा हो, पीटीआई की परीक्षा हो या अन्य वे सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हों जहाँ राजस्थान अध्ययन का नाम लिखा है, भले वो इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, राज्य व्यवस्था, कोई से भी बिंदु हो, कक्षा 6 की से लेकर 10 के जो आपकी राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें वो आपके चयन का आधार बनेंगी। वर्तमान में बोर्ड 40% के नियम पे काम कर रहा है। राजस्थान जीके उसके अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। जो भी साथी
भले ही वो छठी क्लास के बच्चे हों, भले ही वो कॉम्पिटिटिव में एग्जामिनेशन में बैठने वाला बच्चा हो, जो राजस्थान जीके को तैयार करना चाहता है, वो सर्वप्रथम इन किताबों का अध्ययन करें। इन किताबों पर अपनी स्मृति के वो बिंदु स्थापित करें जिनके द्वारा उसे आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में सफलता अर्जित हो। आप मेहनत करें, वो किताबें, एक किताब को बार बार पढ़ें, आप प्रश्नों पे चर्चा करें, एमसीक्यू पे चर्चा करें। आप जितना आप बार बार पढ़ेंगे उतना आप निखरेंगे।